शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही आखिर निशान होगा। जी हाँ दोस्तों, आज उस वीर शहीद की कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम था सरदार भगत सिंह। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं और आज 23 मार्च है। हम सब का एक कर्तव्य बनता है कि इस महान देश के इस वीर सपूत के लिए कुछ समय निकालें और इसको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दें, क्योंकि ये आसान नहीं है युवावस्था में देश के खातिर मुस्कुराते हुए शहीद हो जाना, वो भी एक क्रांति की ऐसी लौ जला जाना जो जब तक ये जहान रहेगा तब तक ये लोग उसका गुणगान करते रहेंगे। दोस्तों, आज भगत सिंह, सरदार भगत सिंह के ऊपर एक विशेष अंक लेकर आए हैं जिसका नाम है शहीद दिवस स्पेशल। तो यहाँ पर शहीद दिवस स्पेशल हम चला रहे हैं। शहीद दिवस आज का हमारा विषय फिलहाल तो यही है। सरदार भगत सिंह के जीवन से जुड़ी हुई कई बातें हैं जो आपने कहीं न कहीं पुस्तकों में पढ़ी होंगी, कहीं न कहीं टीवी फिल्मों में या टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से सुना होगा या देखा होगा। लेकिन आज हम उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को भी लेकर के आए हैं जिसमें आपको कुछ और नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो उसके लिए थोड़ा सा वर्क किया गया है और पूरे वीडियोज़ को देखिएगा और देखने के बाद मनन करिएगा कि आज जिस खुशनुमा माहौल में हम सब हैं, सांसें ले रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी पेशा, बिजनेस, व्यापार कर रहे हैं, ये फिज़ाएं ऐसे ही नहीं आई। इसने लाखों सपूतों के खूनों की आहुति ली है, उनकी बलि ली है, तब जाकर के आज ये हमारा देश गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके बाहर आ पाया। सरदार भगत सिंह के बारे में कई कहानियाँ कई जगहों पर फिज़ाओं में तैर रही हैं। उनमें से एक छोटा सा हिस्सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, सरदार भगत सिंह एक किंवदंती हैं, एक सोच है उस युवा वर्ग की जो अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार था। तो आइए फैक्ट फाइल पर बात करते हैं, उसके साथ में एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए, 28 सितंबर 1907 को ब्रिटिश हुकूमत के समय पंजाब प्रांत के ल्यालपुर के बंगा गांव में, जो आज का पाकिस्तान है, पंजाब प्रांत के ल्यालपुर के बंगा गांव में सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ, करेंटली सिचुएटेड इन पाकिस्तान। पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, चाचा का नाम सरदार अजीत सिंह, और घर पर ये दोनों लोग स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे, यानी घर पर जो पूरा माहौल था वो देशभक्ति का माहौल था। ऐसे माहौल में सरदार भगत सिंह का जन्म होता है। यहाँ पे लिखा है मैंने फ्रीडम फाइटर्स। माता का नाम विद्यावती कौर था। बचपन में इनके बारे में एक कहानी है कि ये 7 में पैदा होते हैं, 1907 में, और 1919 में जब ये 12 साल के महज रहते हैं तो उस समय भारत में एक ऐतिहासिक नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी हम जानते हैं। सर 12 वर्ष का भगत सिंह जब देश में हुए इस भयंकर नरसंहार के बारे में सुनता है तो अपने पैरों को रोक नहीं पाता है और वह नन्हा बालक, 12 वर्ष का बालक, दौड़ते हुए 20 किलोमीटर दूर जाता है। कहाँ पर? जलियांवाला बाग। और वहाँ पर जो दृश्य देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हजारों लाशें जलियांवाला बाग मैदान कांड पे बिखरी थीं, लाशें जा रही थी और उनके रक्त से पूरी ज़मीन लाल थी। सरदार भगत सिंह ने एक शीशी निकाली और शीशी में वहाँ की मट्टी जो खून से सनी हुई थी उसे अपने भर लिया
और भर करके घर पहुँचते पहुँचते जब आते हैं तो शाम हो गई। माता पिता और जो घर वाले थे वो बहुत चिंतित हो रहे थे कि कहाँ गए हैं। तो पूछा कहाँ गए थे, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बहुत ही भारी मन से सरदार अंदर कमरे में चले गए। अगले दिन से जब भी सुबह स्कूल जाना होता है तो सरदार उस बोतल की मिट्टी से थोड़ी सी निकाल करके अपने माथे पर लगाते फिर स्कूल जाते। ये सिलसिला रोज का बन गया। ये उन शहीदों की मिट्टियां, खून से रंगी हुई मिट्टी थी जो सरदार भगत सिंह ने उठा लाई थी वहां से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी रग रग में कितनी देशभक्ति रही होगी सरदार भगत सिंह के। आगे लिखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में मोर देन 1000 पीपल वर किल्ड और भगत सिंह 20 किलोमीटर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे और वहां से मिट्टी लाए। यहां तक बात हो गई। आने वाला समय और भी नई कहानी, नई इबादत लेकर आया था। 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 का वह समय था जब इन तमाम जुल्मों सितम के खिलाफ भारत में महात्मा गांधी की अनुयायी में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। नाई से कहा जाता है बाल मत काटो, धोबी से कहा जाता है कपड़े मत धुलो, और जो माली रहता है उसे कहा बगीचे की साफ सफाई बंद कर दो। घर के नौकर चाकर से कहा जाता है कि साफ सफाई और जाना बंद कर दो। बैलगाड़ी हाँकने वाले से बोल दिया था बैलगाड़ी मत हाँको, और जूता पॉलिश करने वाले मोची से कह दिया जूता मत पॉलिश करो। खाना बनाने वाले रसोइये से कह दिया था खाना मत बनाओ। ये तमाम जो आह्वान था वो गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रभाव था। सबने अपना अपना काम बंद कर दिया। इससे हालत खराब हो गई। इनके कपड़ों में दुर्गंध आने लगी, इनको भोजन के लिए वांदे हो गए। तब जाकर के ये आंदोलन देशव्यापी हो गया था। हर शहर, हर नगर, हर कस्बा और हर प्रदेश से इस आंदोलन की हुंकार भरी जा रही थी, और इसमें भला सरदार भगत सिंह कैसे पीछे रह सकते थे। सरदार भगत सिंह ने इस आंदोलन से मोटिवेशन लिया और उसमें शामिल होते रहे, आंशिक रूप से ही सही, लेकिन उसमें इनकी झलक थी। आगे की कहानी है कि गोरखपुर के चौरा चौरी जो जगह है गोरखपुर में, एक शांति के साथ जो जुलूस निकल रहा था असहयोग आंदोलनकारियों का, उस पर अंग्रेजों ने गोली चला दी, जिससे बताते हैं कि दर्जनों लोग मारे गए, हिंदुस्तानी मारे गए। इसके बाद उस जो भीड़ थी उसने थाने को घेर लिया और घेर करके उसमें आग लगा दी। थानेदार सहित 22 लोग जल करके खाक हो गए, और इस घटना से गांधी जी को बहुत ही सदमा पहुंचा, क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि आंदोलन हमेशा किसी भी स्थिति में शांतिप्रिय होना चाहिए। लेकिन अब गांधी जी को अपना फैसला बदलना पड़ा, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, जिसमें 22 लोग जल जाते हैं, और गांधी जी इसी के प्रभाव में चल करके असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। हालांकि गांधी जी के इस फैसले पर उनकी बड़ी किरकिरी हुई। सरदार भगत सिंह इन तमाम घटनाओं के साक्षी बने रहे। सुभाष चंद्र बोस से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तमाम लोगों ने अपने हिसाब से प्रतिक्रियाएं दी कि भाई जब किसी एक क्षेत्र में समस्या है तो पूरे भारत के आंदोलन को उस समय वापस ले लेना जब पूरा देश उबाल पर था, ये कितना उचित फैसला है। खैर, इसके बाद अगली कड़ी आती है 9 अगस्त 1925 को, जब चौरी चौरा कांड के बाद 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। एक काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन रहती है जो सहारनपुर से जा रही होती है, और उसमें उसको लूट लिया गया क्रांतिकारियों द्वारा। और उसमें कौन कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु। मेन उसके जो प्लानर थे वो चंद्रशेखर आजाद थे। तो काकोरी कांड में सबकी गिरफ्तारी होती है अलग अलग जगहों से, और किसी को कुछ वर्षों की सजा, किसी को आजीवन सजा, लेकिन 4 को फांसी दे दी गई। इस तरह से इस कांड को दमन किया गया। लेकिन अब तो चिंगारी नहीं, ज्वालाएं कई जगह से जलने लगी थी, और एक नवयुवक तैयार हो रहा था जिसका नाम था सरदार भगत सिंह। 1926 में नौजवान सभा का गठन कर लेते हैं। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। देश के ऊपर हो रहे जुल्म सितम की कहानी को एक नया
रूप देने के लिए, एक नया अंजाम पर पहुंचाने के लिए सरदार भगत सिंह ने भारतीय नौजवान सभा का गठन 1926 में कर लिया। और काकोरी कांड के बाद जब ये चंद्रशेखर आज़ाद का जो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, जब उसका दमन कर दिया गया, तो इसी को सरदार भगत सिंह ने एक नए नाम से HSRA, जिसे बोलते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, का गठन किया और इसके गठनकर्ता बने सरदार भगत सिंह और इस नाम से संस्था को चलाया, जिसमें क्रांतिकारियों की एक पूरी जत्था तैयार थी जो अंग्रेजों से दो दो हाथ करने के लिए तत्पर थी। आगे आएंगे तो एक नया पड़ाव आता है 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन, जिसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, इसका लाहौर से विरोध लाला लाजपत राय ने अपने अनुयायियों के साथ किया। लाला लाजपत राय को सरदार भगत सिंह बहुत ही श्रद्धा करते थे, उन्हें बहुत ही उनसे स्नेह करते थे। लाला 102-103 डिग्री बुखार के बावजूद भी साइमन कमीशन का पुरजोर तरीके से लाहौर में विरोध करते हैं 30 अक्टूबर 1928 को। और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए वहां पर पुलिस पर ने लाठियां चार्ज कर दी, जिसमें जनरल सैंडर्स ने इनके ऊपर लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। और बुखार और बीमारी से पीड़ित होते हुए लाला लाजपत राय के ऊपर सैकड़ों लाठियां बरसाई गई जब तक कि उनकी मृत्यु न हो गई। और आगे लिखा है कि आगे चल के लाला की मृत्यु हो जाती है। अब ये बात सरदार भगत सिंह और उनके दोस्तों को अब सर के ऊपर पानी जाने वाली बात थी। उन्होंने एक संकल्प लिया कि इस सैंडर्स को तो हम मारेंगे ही मारेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके पहले वो निकले थे स्कॉट को मारने गए, सामने सैंडर्स आ गया, सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। तो जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया था सरदार भगत सिंह ने। अब भगत सिंह का नाम बहुत बड़ा होकर के आ रहा था। ब्रिटानिया की हुकूमत अब इनसे डरने लगी थी, क्योंकि ये दोनों ओर से चोट कर रहे थे, वैचारिक चोट कर रहे थे, जो सभी के उत्थान की बात को लेकर के पुस्तकें लिख करके, और दूसरी जो चोट थी वो क्रांतिकारी गतिविधियों से कर रहे थे। तो बहुत बड़ा खौफ बन गए थे सरदार भगत सिंह। इतनी कम उम्र में, लगभग 21 साल की अवस्था में, अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। स्कॉट की हत्या करते हैं और 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। और हत्या भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों लोगों ने सामूहिक रूप से मिलकर के किया। अभी ये घटनाएं, छापामारी, दबिश चली रही थी। ये घटनाएं आगे बढ़ती हैं। 8 अप्रैल 1928 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पर सरदार भगत सिंह ने बम फेंका। बम से कुछ बेंच टूटी, नुकसान नहीं हुआ। इस पर स्वयं जब पुलिस ने दबिश मारा तो ये सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने को पुलिस के हवाले कर दिया। वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उनका कहना था कि अगर हम अरेस्ट होंगे, अगर हमें सज़ा होगी, तो ये इंस्पिरेशन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगी। इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से अपने को गिरफ्तार करवा लिया। उनका कहना था कि इस बम के फोड़ने का मकसद हमारा किसी की हत्या करना नहीं, गूंगी और बहरी सरकार के आंख और कान खोलना है। तो इस तरह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर यह चीज़ लिखा हुआ है। जून 1929 में सभी ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया। जून 1929 में भूख हड़ताल शुरू कर दिया। और उसमें एक क्वेश्चन आता है कि जतिन दास ने 63 दिन के आमरण अनशन के बाद, उसमें एक जतिन दास एक क्रांतिकारी थे जिनकी मृत्यु हो गई। 63 दिन, सोचिए कितना लंबा समय होगा। आमरण अनशन होता है कि मरते दम तक अनशन चलेगा, और इसमें एक शहीद अपना नाम रोशन कर गया, उसका नाम था जतिन दास। 63 दिन की आमरण अनशन के बाद, भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये रुकने वाला कहाँ था, ये सिलसिला तो अब सैलाब बनने वाला था। इसके बाद क्या होता है, 5 अक्टूबर 1929 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये भूख हड़ताल छोटी मोटी नहीं थी। 116 दिन तक ये भूख हड़ताल चली थी। 116 दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद इन लोगों को जबरदस्ती इनका भूख हड़ताल तोड़ने की कोशिश की गई। किसी को दूध जबरदस्ती पिलाया गया, किसी को बर्फ की सिल्ली पर लिटा करके पीटा गया ताकि थक जाएं और इनका दम निकलने लगे। तो भोजन तो मांगेंगे ही, लेकिन टस से मस न हुए। ऐसे भारत के वीर सपूत थे। और अंततः जो है इनको कहाँ पे, लाहौर जेल इनको शिफ्ट कर दिया गया। और फैसला आ जाता है 24 मार्च
1931 को फांसी की डेट मुकर्रर हो जाती है इन तीनों की। 24 मार्च 1931 को इन तीनों के खिलाफ जो है सजाए मौत मुकर्रर हो जाती है। प्रेस वालों ने पूछा कि आप इसके खिलाफ कुछ कहेंगे? बोले कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए गौरव की बात है कि माँ भारती के लिए हम अपनी जान देने जा रहे हैं। ये तीनों नौजवान, तीनों भारत माता के सपूत, देशभक्ति की गीत गाते हुए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तमाम गानों के साथ ये लोग जाते हैं और जाते हुए फांसी के फंदे को चूम के मौत को गले लगा देते हैं। यह कोई फिल्मी हीरो नहीं है, ये भारत माता के वीर सपूत हैं जिनको जमाना सदियों तक याद रखेगा। ऐसे थे हमारे महान सरदार भगत सिंह, जिन्होंने लगभग मार्च 1931 को मौत को गले लगा लिया था। सरदार भगत सिंह की फांसी 24 मार्च को मुकर्रर हुई थी, लेकिन लोगों को जब ये खबर मिली तो जन सैलाब बड़ा होता जा रहा था। ब्रिटिश सरकार जो है वो डर गई थी कि अगर कैसे कहीं ऐसा हुआ तो कहीं देश भर में विद्रोह न शुरू हुआ है, तो आनन फानन में एक दिन पहले ही फांसी दे दी जाती है। फांसी के बाद जब लोगों को पता चला तो जो जेल थी उसके चारों ओर लाखों लोग इकट्ठे होने लगे, तो रात ही रात में इनके शव को कुल्हाड़ी से काटा गया। शायद ये जानकारी आपको न हो कि सरदार भगत सिंह के मरे हुए शव को अंग्रेजों ने कुल्हाड़ी से काटा और काटने के बाद बोरी में भर करके इसे जो है रावी नदी के किनारे जलाते हैं चोरी छुपे। लेकिन जब वहाँ भी लोग पहुँचने लगते हैं तो आधा तिहा जले हुए शरीर को इन्होंने नदी में फेंक करके भागते बने। कहते हैं जब तक जिंदा थे तब तक खौफ की मिसाल थे, और जब मर गए तो उनके जो शरीर की जो राख थी वो भी अंग्रेजों के लिए काल बनती रही, और लेकिन देश को एक अमर कहानी मिल गई। तो इस चीज़ को, तमाम फैक्ट फाइल को आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अलग अलग हिसाब से चौरी चौरा, काकोरी, साइमन कमीशन, सरदार भगत सिंह की जन्म मृत्यु और तमाम जो चीज़ें हैं वो सब आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। इसको बढ़िया से नोट्स बना के याद कर लीजिए। इतिहास के और करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में इस तरह की तमाम वीडियो आपको मिलेंगी। फिर मिलते हैं। जय हिंद।